बहू, जो भी काम बचा है उसे छोड़ो, घर वापस आकर कर लेना, या फिर मैं कर लूंगी। अरे तुम्हारे सभी रिश्तेदार वहां तुम्हारे ही इंतजार में बैठे होंगे। सुषमा जी अपनी बहू रागिनी से कहती हैं। रागिनी बोली, हाँ मम्मी जी, बस इनके ऑफिस के कपड़ों पर आयरन कर देती हूँ और आपके लिए रोटी बना देती हूँ, कहीं वापस आने में देर ना हो जाए। सुषमा जी बोली, बताओ भला, तुम्हारी छोटी बहन की सगाई है और तुम ही देर से पहुंचोगी तो कहीं उसे बुरा ना लग जाए, तो अब जल्दी जाओ। रागिनी गाड़ी में बैठते हुए अपने पति विजय से बोली, वापस लेट हो गया ना, कितनी बार कहा है आपसे एक काम वाली रख लीजिए, पर नहीं। अब चलिए जल्दी चलते हैं। मैं रानी के लिए बहुत खुश हूँ कि वो ऐसे परिवार में जा रही है जहाँ उसकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और वो पहले से सबको जानती है। विजय बोला, हाँ तुमने बताया था, शायद मैं ही भूल गया। रागिनी बोली, अरे मैंने बताया था ना आपको कि रानी की होने वाली सास मम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। शादी के बाद जब मैं मायके जाती थी तो उनके घर जरूर होकर आती थी, या फिर वो मुझसे मिलने जरूर आ जाती थी। विजय बोला, लो पहुंच गए, लगता है सब लोग आ चुके हैं और तुम्हारे इंतजार में हैं, चलो। इतना कहकर दोनों अंदर गए तो देखा सभी रिश्तेदार आ चुके थे, यहाँ तक कि रानी के ससुराल वाले भी। तो रागिनी भी सबसे अच्छे से मिली, बड़ों को प्रणाम किया और छोटों से उनका हालचाल पूछा। सब लोग रागिनी को दया की दृष्टि से देख रहे थे तो उसे बड़ा अजीब सा लगा। रागिनी ने विजय से कहा, मेरे कपड़े तो ठीक है ना, मुझे लग रहा है जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं। विजय बोला, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ तुम अंदर जाओ, मैं यहीं सबके साथ बैठता हूँ। रागिनी जैसे ही अंदर कमरे में जाने लगी तो उसके कदम वहीं रुक गए। कमरे में उसकी भाभी और मम्मी के साथ बैठी सभी औरतें रागिनी के ससुराल वालों की बुराई कर रही थी। रागिनी की चाची बबीता जी बोली, हे भगवान, हमारी रागिनी की किस्मत ही इतनी बुरी क्यों है? उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं ना, घर का सारा काम उस बेचारी से ही करवाते हैं। अगर उसका पति ढंग से कमाता तो आज उसे छोटी छोटी चीजों के लिए औरों पर मोहताज नहीं होना पड़ता। रागिनी की माँ कमला जी बोली, जी, हमने तो अच्छा सोचकर ही शादी की थी, हमें क्या पता था कि उसकी किस्मत में इतने दुख लिखे हैं, अब आखिर कोई कितनी मदद करे। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी रागिनी की भाभी नूतन बोली, मम्मी जी, आप लोग भी कैसी बातें लेकर बैठ गई, अब छोड़िए ना, आज रानी की सगाई है, फिलहाल तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तभी नूतन की नजर रागिनी पर पड़ी। अरे रागिनी दीदी, आप आ गई, वहां दरवाजे पर क्यों खड़ी है? अंदर आइए, आज तो वाकई आप लेट हो गई, सगाई का प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला है और हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। रागिनी कुछ कहती उससे पहले ही उसकी चाची बबीता जी बोली, अरे बहू, इसकी किस्मत तुम लोगों की तरह कहां, इसे घर का सारा काम अकेले करके आना पड़ता होगा और ऊपर से अभी भी अपनी सास के लिए रोटियां सेक कर आई होगी, क्यों रागिनी? रागिनी बोली, क्यों चाची, आप बाहर से जब घर जाती हैं तो क्या खुद रोटी बनाकर खाती हैं? बबीता जी कुछ कहती उससे पहले ही रागिनी के पिता आए और बोले, चलो चलो, मुहूर्त का समय हो गया है। सब लोग बाहर आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया, लेकिन बबीता जी अभी भी सब लोगों के साथ रागिनी के बारे में ही खुसुर फुसुर कर रही थी। खैर थोड़ी देर में सगाई का प्रोग्राम हो गया और होने वाले नव दंपति सबसे आशीर्वाद ले रहे थे। जैसे ही वो दोनों रागिनी के पास आए तो रानी की होने वाली सास पीछे से हमदर्दी जताते हुए बोली, अरे रागिनी, मेरी होने वाली बहू को अपनी जैसी किस्मत का आशीर्वाद मत दे देना। खैर मैं भी किसको कह रही हूँ, रानी की किस्मत तो बहुत बुलंदियों पर है, क्योंकि मेरा बेटा बहुत अच्छा कमाता है और भगवान की कृपा से हमारे घर में तो बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई नहीं होती और ना ही बहू अपने मायके शिकायत करने जाती है। रागिनी ने हैरानी से उनकी ओर देखा तो वो बोली, बुरा मत मानना, अब जिसकी किस्मत में जैसा लिखा होता है उसे वैसा ही मिलता है ना। चलो अच्छा है, देर से ही सही, पर तुम्हारी हालत में थोड़ा सुधार तो आया। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, अब तुम भी थोड़ी हिम्मत करो और अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, ताकि तुम्हें बार बार अपने पति के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। आखिर तुम्हारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है, सुना है स्कूल भी जाने लगा है, तो अब तो खुद से कुछ करने की कोशिश कर ही सकती हो ना। रागिनी ने विजय की तरफ देखा तो वो बिल्कुल भावहीन बैठे हुए थे।
पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। रागिनी को आत्मग्लानि हो रही थी, क्योंकि उसे एहसास था कि आज वो जो कुछ भी सुन रही है अपने बड़ बोलेपन के कारण ही सुन रही है। फंक्शन खत्म हुआ। रागिनी की मां ने उसे रुकने के लिए कहा, पर रागिनी एक पल के लिए भी नहीं रुकी और अपनी सास का बहाना करके वहां से चली गई। रास्ते में रागिनी अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। शादी से पहले वो बहुत गुस्सैल स्वभाव की थी। माता पिता हमेशा परेशान रहते थे कि पता नहीं रागिनी ससुराल में कैसे निभाएगी। किस्मत से रागिनी को ससुराल अच्छा मिला। ससुर जी थे नहीं और सास सुषमा जी बहुत समझदार थी। पति विजय का स्वभाव बहुत सपोर्टिव था और ननद दिव्या भी हर समय भाभी भाभी कहकर रागिनी के पीछे लगी रहती थी। कुछ दिन तक तो ठीक था, फिर 15 दिन बाद रागिनी ने मायके जाने की इच्छा जताई और सुषमा जी ने हाँ भी कर दी। अगले दिन वो काफी उत्साहित थी, पर उस दिन दिव्या घर में नहीं थी और सुषमा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। दोपहर में सुषमा जी ने कहा, बहू, अगर मैं ठीक होती तो तुम्हारी मदद कर देती, पर हो सके तो विजय के लिए खाना बनाकर जाना, क्योंकि दिव्या भी रात तक आएगी। बेचारा विजय भूखा रह जाएगा। बस फिर क्या था, रागिनी ने इस बात का बतंगड़ बना दिया। ससुराल में तो वो कुछ नहीं बोली, पर मायके में आकर खूब हंगामा किया कि कहाँ शादी कर दी मेरी आप लोगों ने। उन लोगों को मुझसे काम के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। घर का भी काम करो और ऊपर से आने से पहले उनकी रोटियां तक सेक कर आओ। रागिनी के माता पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अब तुम उस घर की बहू हो तो उस घर की जिम्मेदारी तो तुम्हें ही उठानी होगी ना। आखिर सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं। वक्त बीता। रागिनी जब प्रेग्नेंट हुई तो बाहर के चाट पकौड़े खाना चाहती थी, पर डॉक्टर ने उसे ये सब खाने के लिए सख्त मना किया था। पर जब कभी वो विजय के साथ बाहर जाती तो कहती, विजय, मुझे गोलगप्पे खिला दो ना, बहुत इच्छा हो रही है। विजय उसे समझाता, रागिनी, घर चलो, मैं माँ से कहूंगा तुम्हारे लिए घर पर ही गोलगप्पे बना दे और हो सके तो इन दोनों घर का ही खाना खाओ। उस बात पर भी रागिनी नाराज होकर अपने मायके गई और विजय के लिए ना जाने क्या अनाप शनाप बोला। कैसा पति है मेरा, उसके पास मेरे ऊपर खर्च करने के लिए पैसे तक नहीं है। क्या पता कुछ कमाता भी है या नहीं। छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे मोहताज कर रखा है। रागिनी के पापा बोले, अगर तुम्हें अपने खुद के खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो खुद क्यों नहीं नौकरी करती हो। दामाद जी पर पूरे घर की जिम्मेदारी है। अभी बहन कुंवारी है, तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं। अब पिता तो उसकी शिकायत सुनते नहीं थे, तो रागिनी अपनी माँ के पास जाकर अपना रोना रोती थी। धीरे धीरे वो रागिनी की बातों में आने लगी थी। अब उनको भी लगने लगा था कि वाकई उनकी बेटी बहुत दुखी है। अब धीरे धीरे मायके में रागिनी बेचारी और उसके ससुराल वाले अत्याचारी साबित हो चुके थे। पता नहीं क्यों उसे लोगों की हमदर्दी अच्छी लगने लगी थी। समय बीतने लगा। एक दिन सुषमा जी ने कहा, बहू, एक बात याद रखो, अपना दुख मायके में बार बार बताने से तुम दया की पात्र तो बन जाओगी, पर अपनी वो पहली वाली इज्जत नहीं पाओगी, क्योंकि मायका हो या ससुराल, औरत की इज्जत उसके अपने हाथों में होती है। वो दिन और आज का दिन, रागिनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो उसने मायके में कम आना जाना शुरू कर दिया था। पर आज उसे समझ में आया कि अपने ससुराल की मान मर्यादा को तो वो अपने ही हाथों से उछालती थी। किसी को उससे कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि सब मजे ले रहे थे। अचानक विजय की आवाज सुनकर रागिनी पुरानी यादों से बाहर आई। विजय बोला, घर आ गया, चलो, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। जैसे ही विजय गाड़ी से बाहर निकलने लगा, रागिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, विजय, मुझे माफ कर दीजिए। आज मुझे समझ में आ गया कि अपना दुख बार बार बताने से कम नहीं होता, बल्कि हम बस दया के पात्र बनकर रह जाते हैं। आपको भी मेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा होगा ना। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। विजय बोला, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही बहुत है। इतना याद रखो, जिस इंसान के पास जितना होता है उसे उसी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि और पाने की चाहत में जो उसके पास होता है वो उसे भी गंवा देता है। तो अब चलो, आज जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और नई शुरुआत करते हैं। इतना कहकर दोनों खुशी खुशी घर के अंदर चले गए। वो दिन और आज का दिन, रागिनी के पास अब जितना होता वो उसी में खुश रहती
और अब वो जरा जरा सी बात के बारे में अपने मायके में आकर किसी से नहीं बोलती। ये सब देखकर उसके मम्मी पापा भी खुश थे। वहीं रागिनी की चाची बबीता बातों को कुरेदने की कोशिश तो करती थी, पर अब रागिनी का जवाब एक ही होता, वो मेरा ससुराल है और मैं उनके साथ खुश हूँ। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति और मेरा ससुराल अब मेरा है। तो अब आप में से किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी चिंता करने के लिए मेरे पति हैं। रागिनी के इस जवाब से सभी रिश्तेदारों के मुंह बंद हो गए। रागिनी अब अपने ससुराल पर गर्व महसूस करती थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।